नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 6A के बारे में, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रावधान 6A के बारे में। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने सेक्शन 6A के वैलिडिटी को बरकरार रखा है, यानी कि इसको वैध माना है। तो क्या है सेक्शन 6A? सेक्शन 6A जो है उसमें प्रोविजन किया गया है 1985 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, और उसमें प्रावधान किया गया था असम एकॉर्ड के तहत। असम एकॉर्ड जो है वो आपको 15 अगस्त 1985 को नई दिल्ली में राजीव गांधी उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री, और असम मूवमेंट के मेंबर्स जो थे उनके बीच एक समझौता हुआ था, जिसको असम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो उसमें ये अमेंडमेंट किया गया था, और ये कहा गया था कि जो भी सिटीजन्स हैं, जैसे जो 1 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1971 तक के पीरियड में भारत में आए हुए हैं, जो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए थे, उन सबको सिटीजनशिप देने के लिए इसमें अमेंडमेंट किया गया था, और असम एकॉर्ड को जो है अपनाया गया था। तो ये 6A जो है उसी का प्रोविजन है, और इस प्रोविजन को है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वैलिड है, इसकी मान्यताएं हैं जो वो वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान के द्वारा संसद को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 246 के तहत, आर्टिकल 246 का जो पावर है उसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्यों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। आर्टिकल 246 में इस बात का प्रावधान किया गया है। और यूनियन लिस्ट के 17वें नंबर लिस्ट में सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। नागरिकता के संबंध में कानून जो है यूनियन लिस्ट में जो लिखा गया है 17 नंबर पे, उसमें कानून सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है। अगर सूचियों की बात की जाए तो भारतीय संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है। एक है आपको यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, और तीसरा है आपको कंक्रीट लिस्ट। एक को आपको केंद्रीय सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। तो केंद्रीय सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य की सूची पे राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। हालांकि अगर किसी कानून में विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार का जो कानून है वो वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 246 में डॉक्ट्रिन ऑफ पीस एंड सब्सटेंस का भी कंसेप्ट है, यानी कि अगर कोई विवाद होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून जो है वो मॉडल कानून के रूप में माना जाएगा। तो ये असम एकॉर्ड जो है, ये याद रखने की बात है कि असम एकॉर्ड से संबंधित है। 1985 में नागरिकता एक्ट में संशोधन किया गया था और 6A को जोड़ा गया था। तो इसके वैलिडिटी को, वैधता को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं, जो 6A सेक्शन है वो आपको वैलिड है। इसमें कहा गया है जो एंट्री नंबर 17 जो है वो आपको सिटीजनशिप यानी नागरिकता, नेचुरलाइजेशन और एलियन विदेशी और वशीकरण के थ्रू जो नागरिकता मिलती है उसके संबंध में प्रावधान है। इसमें जो इस बाद में चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो 2 मुद्दों पे किया गया था। पहला था कि इक्वालिटी के तौर पे आर्टिकल 14 असम, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम स्पेशल सिटीजनशिप लॉ जो है वो आपको इक्वालिटी के राइट्स को वायलेट नहीं करता है, यानी कि इसका उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि ये माइग्रेशन सिचुएशन जो है असम में वो एक यूनिक सिचुएशन था, जो कि पूरे भारत में ऐसा सिचुएशन कभी देखा नहीं गया था। इसके बाद बताया गया कि कल्चर्स को इम्पैक्ट करता है, आर्टिकल 29 से रिलेटेड करके बताया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि माइग्रेंट्स जो हैं वो हमारे जो असम के कल्चर हैं, आसामी कल्चर हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं।
और ये जो डेट का प्रोविजन था 24 मार्च 1971, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड किया, क्योंकि उनका मानना था कि पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा सर्चलाइट ऑपरेशन शुरू किया गया था बांग्लादेश नेशनलिस्ट मूवमेंट के 26 मार्च 1971 को। तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये 24 मार्च का जो डेट है वो भी वैलिड है। उसके बाद अगर कोई आया हुआ है तो वो आपको वार पिटिशनर कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955, जो कि पहली बार आया था। इसमें जो है 5 तरह से भारत के नागरिक बनने के बारे में बताया गया है। पहला जो है वो बर्थ के थ्रू, दूसरा है आपको वशीकरण, तीसरा है रजिस्ट्रेशन, चौथा नेचुरलाइजेशन, और पांचवा है किसी देश के हिस्से को अगर भारत में शामिल किया जाता है तो उन के वहाँ के सभी नागरिकों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो है वो नहीं है। इसके बाद 2019 में इसमें चेंज किया गया, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और इसमें ये प्रावधान किया गया कि एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, मतलब अगर इस समुदाय से कोई व्यक्ति है जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से नॉट बी कंसिडर्ड इलीगल माइग्रेंट, मतलब आया हुआ है भारत में, तो उनको अवैध माइग्रेंट यानी कि प्रवासी नहीं कहा जाएगा अगर वो भारत में 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हुए हैं। तो ये आपको 2019 में संशोधन किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं संघाई कोऑपरेशन संगठन के बारे में। तो इस्लामाबाद में इसका 23वां बैठक जो है वो आयोजित हुआ, जिसमें हमारे विदेश मंत्री के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। इस समिट में 8 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट की बात की गई है, जो कि आपको एससीओ के विभिन्न इश्यू पर फोकस है। बजट, ऑपरेशन ऑफ सेक्रेटरीट, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। समिट के हाइलाइट्स की बात की जाए तो भारत ने हाईलाइट किया 3 दुश्मन जो है भारत के लिए, वो आपको जो टेररिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, उसके बाद सेपरेटिज्म अगेंस्ट रीजनल पीस एंड डेवलपमेंट, क्षेत्रीय पीस और डेवलप विकास के लिए बाधा जो है, वो 3 मुद्दों को भारत को द्वारा उठाया गया है। भारत ने चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को मान्यता नहीं दी है, क्योंकि भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी जो है इससे भंग होती है। इस मीटिंग में है यूनिलैटरल सेक्शंस को क्रिटिसिज्म किया गया, जो कि वेस्टर्न नेशंस के द्वारा रसिया पे लगाए गए हैं। मीटिंग जो है आपको डिजिटल इंडिया डिजिटल एजेंडा के बारे में इसमें बात की गई, जिसमें डिजिटल पब्लिक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के संदर्भ में जो प्रावधान है उस पर चर्चा की गई। डिजिटल इंक्लूजन इनटू एससीओ कोऑपरेशन फ्रेमवर्क को इसमें शामिल करते हुए, अगर सिग्निफिकेंस ऑफ एससीओ फॉर भारत, यानी कि भारत के लिए एससीओ का क्या महत्व है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये सबसे पहले है कि आपको टेररिज्म से लड़ने में भारत की मदद करेगा, और इसके लिए रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसको रैट कहा जाता है, जो कि आपको की इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयर करता है, जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म से आतंकवाद से संबंधित है। फोरम फॉर कोऑपरेशन एंड सेंट्रल एशिया कंट्री भारत इंडिया प्रोवाइड्स इंडिया ए प्लेटफॉर्म, भारत को इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को कनेक्ट रखने का मौका मिलता है। एससीओ जो है आपको क्लोजर इंडो रशियन कोऑपरेशन के बारे में भी बात करता है। इसके बाद आपको एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जाए तो जो वर्ल्ड का नेचुरल गैस रिसर्च रिजर्व है उसका 4% एससीओ के सदस्य देशों के पास है, और 3% ऑयल रिजर्व जो है आपको यहाँ पे इनके पास है। चाइना के जो डोमिनेंस है उसको भी टैकल करने के लिए भारत का इस यहाँ महत्व है, जैसे चाबहार पोर्ट, इनसेट इत्यादि के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं एससीओ के बारे में। तो एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग, जो कि चाइना में है।
इसका परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2001 में शंघाई में इसका गठन हुआ था, जो कि इसके आपको संस्थापक सदस्य थे कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिज, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अभी वर्तमान में भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस जो है शामिल हैं, देश इसके करंट मेंबर हैं, जबकि अफगानिस्तान और मंगोलिया जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट के दर्जा लिए हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है एससीओ का, वो आपको म्यूचुअल ट्रस्ट को बिल्ड करना, फ्रेंडशिप और नाइबरली रिलेशन को और मजबूत करना, मेंबर स्टेट्स के व्यापार को प्रमोट करना, कोऑपरेशन को बढ़ाना, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चर स्पेस जो है वो बढ़ेगा इससे। इसके बाद अगली खबर की बात करते हैं इंटरनेशनल अभिदम दिवस के बारे में। तो प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में इसमें भाग लिया गया है। ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सहयोग से ऑब्जर्व किया गया था इसको। ये आपको प्रत्येक साल डिक्लेरेशन ऑफ पाली एज ए क्लासिकल लैंग्वेज बाय कैबिनेट, तो इसका जो महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा पाली भाषा को सांस्कृतिक भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा के रूप में इसको मान्यता दी गई है। और इसके खुशी में भी इस कल्चर फेस्ट को आयोजित किया गया है, धम्म अभिधम दिवस को, तो इसमें इसकी खुशी को भी मनाया गया है। अगर हम IAD की बात करें तो ये आपको भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सम्मान और पाली भाषा के पुनरुद्धार का जश्न मनाने के दिन के रूप में इसको मनाया जाता है। इस दिन भगवान स्वर्ग से अवतरण लिए थे, अभिधम पीठ अपने माता पिता को अभिधम पीठक सिखाया था। अधिगम की शिक्षाएं पाली भाषा में लिखी गई है। अधिगम की शिक्षाएं जो है वो पाली भाषा में लिखी गई है। पाली को हाल ही में शास्त्रीय भाषा के रूप में भारत सरकार के द्वारा शामिल किया गया है। अभिधम की बात की जाए तो अभिधम जो है वो आपको जो भगवान बुद्ध थे उनके शिक्षाओं का जो है वो एक कलेक्शन है, उनके फिलॉसफी का कलेक्शन है, साइकोलॉजिकल डीलिंग का कलेक्शन है, जिसको इसमें लिखा गया है। ये आपको हायर धम है और फर्दर ट्रूथ के बारे में, ये दो भागों में बटा है। अभिधम जो कि अभि और धम के बारे में, धम मतलब होता है टीचिंग, शिक्षा, और अभिधम मतलब अभि मतलब होता है हायर, यानी कि आगे की शिक्षाएं। ये थर्ड पार्ट ऑफ त्रिपिटक, जो इनका जो पुस्तक है त्रिपिटक, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, और थेरावटा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को इसमें लिखा गया है। इसके बाद से इसमें बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है, यूनिवर्सल फैक्टर, मेंटल फैक्टर, कल्टीवेशन ऑफ माइंडफुलनेस इत्यादि का वर्णन किया गया है। इसके बाद पाली भाषा की बात की जाए तो पाली भाषा को मराठी, प्राकृतिक, आसमी और बंगाली के साथ जो है क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में वर्णित किया गया है। भारत की जो एंशियंट लैंग्वेज है उसमें बुद्धिस्ट, जैन लिटरेचर जो है वो मोस्टली आपको पाली भाषा में लिखा गया है, जो कि त्रिपिटक सहित लिखा गया। त्रिपिटक जो है वो 3 भागों में है, एक विनय पिटक, शुद्ध पिटक और एक तीसरा जो है उसको अभिधम पिटक कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के बारे में। तो ये आपको UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में आपको कहा गया है कि वायलेंट कन्फ्लिक्ट डाटा विथ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डाटा जो है वो आपको इंटरलिंकेज है अक्रॉस कंट्री ओवर टाइम विथ थीम। इस वर्ष का जो थीम है पॉवर्टी अमिड कन्फ्लिक्ट सॉरी। इसके फाइंडिंग्स की बात की जाए तो कंट्री एट वार हैव हायर deprivation compared to with non-conflict setting across all 10 indicators।
जो देश जो है जिसमें युद्ध चल रहा है, वो देश जो है ज़्यादा प्रभावित हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल देश। 112 देशों को इसमें शामिल किया गया है और इसमें बताया गया है कि 1.1 बिलियन पीपुल जो है एक्वेट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर आता अभी वर्तमान में है। भारत में जो है 2.3 यानी कि 234 मिलियन पीपुल जो है, वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपुल जो है वो आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि गरीबी रेखा से नीचे है। 234 मिलियन लोग जो है भारत में वो गरीबी रेखा से नीचे है। इस रिपोर्ट में बताया गया है मल्टी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात की जाए तो ये 3 इंडिकेटर्स को अपने रिपोर्ट्स में शामिल करता है। पहला जो है वो हेल्थ में इसमें देखा जाता है कि न्यूट्रिशंस कितना मिल रहा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी है, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग बच्चे कितने साल स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद स्कूल अटेंडेंस कितना बढ़ा है, उसके बाद आपको लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, जो कुकिंग फ्यूल यूज हो रहा है वो कैसा है, उसके बाद सैनिटेशन कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कैसा है, हाउसिंग रहने का घर कैसा है, परिसंपत्ति का निर्माण कितना किया जा रहा है। तो ये 3 इंडिकेटर्स हैं जिनको ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में शामिल किया जाता है। इसके बाद इस रिपोर्ट में कहा गया है जो पॉवर्टी है वो मेजर रिफ्लेक्ट करता है मल्टीपल डिप्राइवेशन दैट पुअर पीपुल फेस इन द एरिया ऑफ एजुकेशन। तो इसमें अगर किसी देश को नीचे एक्सट्रीम सिचुएशन में डाला गया है तो उसको उनका जो रैंक है एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड में वो काफ़ी कम होता है, इसी वजह से उनको डाला जाता है। एक व्यक्ति अगर 1/3 से ज़्यादा अगर वेटेज उसका है इंडिकेटर्स तो वो आपको MPI पुअर में आता है। 2010 में पहली बार इसको लॉन्च किया गया था। MPI एडवांस सस्टेनेबल गोल जो है आपको एक की पूर्ति करता है, SDG गोल 1 की पूर्ति करता है, जिसमें कहा गया है एंडिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर। भारत का जो नेशनल MPI है उसको पहली बार 2021 में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था और इसमें आपको 10 ओरिजिनल इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है, जिसमें आपको मेंटल हेल्थ और बैंक अकाउंट को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे रिजर्व बैंक के द्वारा 4 NBFC को लोन देने से बार कर दिया गया है, यानी कि उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये पावर जो है RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट 1934 के सेक्शन 45L1 क्लॉज 1 सब क्लॉज B में इस प्रोविजन को वर्णित किया गया है, जिसके तहत RBI को ये शक्ति है कि वो प्रतिबंध लगा सकता है। तो वो 4 NBFC हैं। पहला है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, दूसरा है आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, तीसरा है DMI फाइनेंस, चौथा है नावी फिनसर्व। तो ये नावी फिनसर्व, ये 4 जो कंपनियां हैं इन पे इसमें 2 माइक्रो फाइनेंस कंपनी हैं जिनको जो NBFC हैं जिनको प्रतिबंध लगा दिया है कि वो नए कस्टमर को लोन जो है वो नहीं दे सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि इनका जो मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न है RBI का, प्राइजिंग पॉलिसी रिगार्डिंग है, उनका जो वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट है और द इंटरेस्ट स्पीड चार्ज ओवर देयर कॉस्ट ऑफ फंड, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और उनका जो वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट है वो काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है। इसके वजह से इन पे और RBI के द्वारा रोक लगाई गई है। अगर हम बात करें NBFC की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो ये आपको कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं और ये प्राइमरी रूप से लैंडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इनमें इंस्टीट्यूशनल मेनली जो है आपको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रेडिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, सेल परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये आपको इनके लोन में शामिल नहीं होता है।
आरबीआई जो है आपको एनबीएफसी को 4 लेयर्स में क्राइटेराइज करता है और उनको बांट के साइज, एक्टिविटी और रिस्कनेस के आधार पे उनको 4 श्रेणियों में बांटता है। जो बेस लेयर होता है वो आपको एनबीएफसी बीएल, मिडिल लेयर होता है, फिर आपको अपर और फिर टॉप लेयर के एनबीएफसी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है। तो एनबीएफसी जो है वो आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि बैंक पैसा जमा लेता है। एनबीएफसी जो है वो आपको पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के पार्ट नहीं है। एनबीएफसी जो है वो चेक इशू नहीं कर सकते हैं। एनबीएफसी जो है वो आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इसमें आपको शामिल नहीं है। यानी कि अगर आप एनबीएफसी में आपका पैसा है तो वो इस एक्ट के तहत जो है सिक्योर नहीं है। इसका एनबीएफसी जो है इशू विथ एनबीएफसी मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडी जैसे सेबी, ईडा, फंड बोरो जो है शॉर्ट टर्म और लैंडिंग टेक जो है आपको लॉन्ग टर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इत्यादि का देख रेख जो है सेबी और ईडा के द्वारा भी किया जाता है। तो इनको मल्टीपल वॉच एजेंसी रेगुलेट करती है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रस्टवर्दी एआई इनटू डिफेंस ऑपरेशन लॉन्च। तो भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनके द्वारा इंटीग्रेटेड ट्रस्टवर्दी एआई डिफेंस ऑपरेशन जो कि फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है, एवेल्यूएटिंग ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क, और इसके द्वारा जो है रिस्क बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा जो कि फोकस होगा डिफेंस सेक्टर में 5 मेजर प्रिंसिपल पे: रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और प्राइवेसी। फ्रेमवर्क जो है आपको कंप्रिहेंसिव सेट ऑफ क्राइटेरिया होगा फॉर इवेल्युएटिंग ट्रस्टवर्दी एआई, ऑफर ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू बिल्ड एंड एक्सेस ट्रस्टवर्दी एआई। तो एक विश्वसनीय एआई टूल सिस्टम डेवलप करने के लिए इसको जो है जारी किया गया है। कैसे एआई को है मॉडर्न वारफेयर में यूज किया जाए इसके लिए भी इसमें डिजाइन किया जाएगा। इंटेलिजेंस वेपन सिस्टम डिजाइन करने के लिए एआई जो है आपको कैपेसिटी इन्हांस कर रहा है फॉर ऑफ ड्रोन, अदर ऑटोनोमस सिस्टम जैसे इजरायली अनमैन्ड एरियल व्हीकल, हार्पी और हैरोप। कमांड एंड कंट्रोल किया जा रहा है एआई के द्वारा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इसके द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। मेजर कंसर्न जो है वो एक्सीडेंटल डैमेज, अगर उसके किसी एआई सिस्टम में अगर बग आ गया, उसको अगर हैक कर लिया गया तो उसके द्वारा जो किलिंग हो जाएगा वो एक किलिंग रोबोट बन जाएगा। तो वो मेजर कंसर्न है। लीगल और इथिकल एम्बिटी जो है वो भी एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन और सिविलियन कैजुअलिटी जो है एक इशू है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, लैक ऑफ रिलायबिलिटी, प्रोमोटिंग अनरेस्ट, ये सारे जो है कंसर्न है। और भारत सरकार के द्वारा क्या स्टेप टेकन किया गया है, तो डिफेंस एआई काउंसिल बनाया गया है जो कि आपको क्रिएट टू प्रोवाइड गाइडलाइन एंड पॉलिसी लेवल चेंजेस ऑफ फॉर एआई एडॉप्शन। तो डिफेंस लेवल एआई काउंसिल जो है वो ये बताएगा कि जो पॉलिसी डिजाइन होगा उसमें कैसे चेंज किया जाए ताकि हम पॉलिसी लेवल चेंज कैसे करें कि वो गाइडेंस प्रोवाइड करें उसको। डिफेंस एआई प्रोजेक्ट एजेंसी जो कि आपको रोड मैप डेवलप करेगा टू इनेबल एआई इनेबल एप्लीकेशन के लिए। एआई रोड मैप फॉर डिफेंस डीपीएसयू 61 डिफेंस स्पेसिफिक एआई प्रोजेक्ट्स पर ये आपको काम किया जा रहा है। इसमें इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जो कि आपको फोस्टर इनोवेशन के लिए इसको लाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं मारिटानिया जिसकी राजधानी है नवाकचोट। तो ये आप देख सकते हैं इसके बगल में आपको माली है, अल्जीरिया है, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, सेनेगल। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जो थी
वो हाल ही में इस देश की यात्रा पे गई थी। अगर इसके पॉलिटिकल फीचर की बात की जाए तो ये एक प्रेसिडेंशियल कंट्री है। बाउंड्री जो है वो आपको वेस्टर्न सहारा, नॉर्थ ईस्ट में अल्जीरिया, नॉर्थ ईस्ट में माली जो है ईस्ट और साउथ ईस्ट में है। सेनेगल जो है आपको साउथ वेस्ट में है। ये आपको फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी था जो कि आपको 1960 में आज़ाद हुआ। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो अटलांटिक कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ड्रेनेज सिस्टम सेनेगल रिवर और इस बाउंड्री, क्लाइमेट ड्राई हॉट विंडी क्लाइमेट, सेवरन एक्सपोज टू अफेक्ट द डेजर्टिफिकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लू एंड ग्रीन वाटर के बारे में। तो क्या है ब्लू एंड ग्रीन वाटर? ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमिक ऑफ वाटर रिलीज इकोनॉमिक ऑफ वाटर रिपोर्ट्स हाईलाइटिंग ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर। तो ग्लोबल कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर, जो कि ग्रीन वाटर और ब्लू वाटर को हाईलाइट करता है। ग्रीन वाटर जो है आपको मृदा में मॉइस्चर मतलब नमी और उसको उर्वरता को दर्शाता है। इसके बाद हाइड्रोलिक साइकिल जो है उसका ये पार्ट होता है। ग्रीन वाटर जो है ऑब्जर्व किया जाता है रूट के द्वारा, यूज किया जाता है प्लांट के द्वारा, रिलीज किया जाता है आपको एटमॉस्फेयर में ट्रांसपरेशन के द्वारा। ये आपको वाइटल फॉर जनरेटिंग रेनफॉल एज वेल एज फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, इंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ब्लू वाटर जो है आपको इंकपास करता है सरफेस एंड ग्राउंड वाटर को, जो कि आपको लैक्स, रिवर और रिजर्वियर में पाया जाता है। तो ये आपको ग्रीन वाटर के में था। ब्लू वाटर जी है रिचार्ज होता है बाय पार्टिसिपेशन। इसके बाद हम बात करते हैं हुलुक गिबन के बारे में। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा नोड फॉर ऑयल एक्सपोर्टेशन इन असम डिफर्ड मतलब मना कर दिया गया है। असम होलुन गिबन सेंचुरी में तेल के एक्सप्लोरेशन को मना कर दिया गया है। दिस सेंचुरी इज हैबिटेट ऑफ हुलून गिबन। तो याद रखिएगा दो चीज, एक तो आपको हुलुंगेपर गिबन सेंचुरी कहाँ है तो असम में है। तो ये आपको अपेक्स यहाँ आपको केवल एप्स पाए जाते हैं यहीं, मतलब होलुन गिबन सेंचुरी में जो है केवल एप्स पाए जाते हैं। ये आपको दो टाइप्स के होते हैं, वेस्टर्न होलुन गिबन और ईस्टर्न होलुन गिबन। वेस्टर्न होलुन गिबन जो है आपको वाइड रेंज के होते हैं और ये आपको प्रत्येक राज्य में फाउंड इन ऑल स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में पाए जाते हैं। ईस्टर्न होलुंग जो होता है वो आपको इनहेबिटेड स्पेसिफिक पैकेट होता है जो कि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और असम में पाए जाते हैं। वेस्टर्न हुलुक इज लिस्टेड एंड इंडेंजर्ड इन IUCN लिस्ट, जो कि ईस्टर्न हुलुक इज लिस्टेड एज वल्नरेबल। तो याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हाइपर यूनिफॉर्मिटी के बारे में। तो हाल ही में रिसर्चर्स ने एक्सप्लोर किया है मैकेनिज्म बिहाइंड द रिसेंटली डिस्कवर्ड एक्सोजिट डिसऑर्डर्ड स्टेट, जो कि आपको हाइपर यूनिफॉर्मिटी के बारे में बात करता है। तो क्या है ये? आपको इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन हेट्रोजेनियस मीडिया इन विच डेस्टिनी फ्लक्चुएशन इन द लॉन्ग वेवलेंथ रेंज डीके टू जीरो। फीचर क्या है इसका? फ्लक्चुएशन एंड सप्रेस्ड एज सिस्टम ग्रो, लिक्विड सॉलिड वेयर रैंडम वेरिएशन आर कॉमन। ये आपको क्वासी क्रिस्टल बायोलॉजिकल इमल्शन और सॉफ्ट और बायोलॉजिकल इमल्शन में पाया जाता है। इसका उपयोग क्या है? एनर्जी एफिशिएंट फोटोनिक डिवाइस में, जैसे फोटोनिक ब्रांड गैप मटेरियल, ऑप्टिकल डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम में इसका उपयोग है। पॉसिबल यूजिंग कंट्रोलिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन सेल। इसके बाद हम बात करते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट की। तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? तो भारत ने हाल ही में मॉरिशस को लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो जारी किया है।
लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो आपको वाटर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट के लिए जारी किया गया है मॉरिशस को। ये आपको डेवलपमेंट असिस्टेंट होता है जो कि भारत के द्वारा इंडियन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम के तहत दिया जाएगा एग्जिम बैंक के थ्रू। एलओसी के बारे में बात की जाए तो ये ग्रांट नहीं है, ये आपको सॉफ्ट लोन का एक टाइप है जो कि कंसेशनल रेट इंटरेस्ट रेट पर डेवलपिंग कंट्री को प्रोवाइड किया जाता है। रैपिड बोरोइंग गवर्नमेंट्स को इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जो इस लोन के थ्रू जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है उसके 75% वैल्यू का जो मटेरियल है, कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल जो है उस देश से, जैसे इंडिया ने अगर ट्रांसफ़र किया तो भारत से खरीदना पड़ेगा उनको। 300 एलओसी जो है भारत ने लगभग $32 बिलियन का 68 कंट्री को 600 प्रोजेक्ट्स के लिए भारत के द्वारा दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं एमएसपी के बारे में। तो भारत सरकार के द्वारा हाल ही में एमएसपी के रेट में वृद्धि की गई और 5 अन्य क्रॉप को एमएसपी दिया गया है। एमएसपी ग्रांटी प्राइज है पेड टू फार्मर्स, जो कि प्रोक्योरमेंट किया जाता है सरकार के द्वारा। एमएसपी जो है वो 22 खाद्य पदार्थों पे कवर किया जाता है। 14 जो है वो खरीफ फसल हैं जैसे पैडी, ज्वार, बाजरा, मैजा, रागी। 6 जो है आपको वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रिपिल्स, मस्टर्ड और सनफ्लावर। 2 कमर्शियल हैं क्रॉप जैसे जूट और कोपरा। तोरी और डी हस्क कोकोनट को भी इसमें शामिल किया गया इस बार। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस के द्वारा एमएसपी का रिकमेंडेशन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स को दिया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में। तो इसके द्वारा हाल ही में रिकमेंड्स किया गया है ऑल एंटीबायोटिक्स को, जो कि न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 में डिफाइन किया जाए इसको। डीटीएबी के बारे में अगर बात की जाए तो ये आपको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का भाग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। डीटीएबी जो है वो कमेटी होती है कंस्टिट्यूट एज पर द प्रोविजन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत इस कमेटी का गठन किया जाता है। ये आपको उच्च स्टेचुरी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। डीटीएबी जो है आपको पॉलिसी मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो जो भी टेक्निकल डिसीजन मेकिंग रूल्स होता है उनके द्वारा लिया जाता है। सेंड एंड रिकमेंडेशन टू मिनिस्ट्री ऑफ, तो और फाइनल किया जाता है मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद। तो ये आपको डीटीएबी के बारे में था। इसके बाद हम आज के पहले प्रश्न के बाद बात करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के अंतर्गत उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। कथन 1 जो है वो गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारत के संविधान में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है। तो इसके लिए कॉलेजियम प्रणाली है और वो सुप्रीम कोर्ट का जज ही देता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सिफारिश की जाती है। कथन 2 जो है सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से निम्नलिखित योग्यताओं वाले किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। व्यक्ति अगर जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद संभाला हो, पहली कंडीशन।
दूसरा जिसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद संभाला हो, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत योग्य हो। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी कि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है आईपीओ एक प्रकार का निर्गम है जिसमें एक गैर सूचीबद्ध कंपनी पहली बार जनता को बिक्री के लिए प्रतिभूतियों का नया निर्गम जारी करके पूंजी जुटाती है। दूसरा है सार्वजनिक आईपीओ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी नहीं किए जा सकते। तीसरा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में आईपीओ को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 यानी कि ये दोनों जो है सही हैं। इसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं। तो हाल ही में हुंडई मोटर्स इंडिया के द्वारा भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया गया जो कि 27,856 करोड़ का था और ये जो है आपको 2.35 एक्स्ट्रा ओवर सब्सक्रिप्शन इसका हुआ। स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। आईपीओ जो है एक टाइप ऑफ इशू है वेयर अनलिस्टेड कंपनी जो है मार्केट से पैसा उठाने के लिए फ्रेश इशू करती है ऑफ सिक्योरिटी ऑफरिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी फॉर सेल। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। आईपीओ इज ए प्रोसेस बाय विच प्राइवेटली हेल्ड कंपनी और कंपनी owned by government such as LIC raise funds by offering shares। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनी आईपीओ जारी कर सकती है, जो सरकार के उद्यम है उनके द्वारा भी आईपीओ जारी किया जा सकता है, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है। कंपनी एक्ट स्पेसिफाइड दैट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है 1992 के एक्ट के तहत सेबी एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था, वो आपको आईपीओ के ऑथराइज करने के लिए भारत में अधिकृत है। सेबी जो प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय उद्यान और कहाँ है यानी कि राज्य। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है तो बिल्कुल सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है तो ये भी बिल्कुल सही है। होलोंगापाद गिब्बन अभयारण्य तमिलनाडु में है। उसके बाद पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। उपयुक्त में से कितने जोड़े सही हैं? तो 3 सही हैं। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो अपने एक सींग वाले गैंडों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद दूसरा तितली विविधता केंद्र का होने का गौरव प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद दूसरा तितली विविधता केंद्र हो गया है काजीरंगा असम का, इसलिए जोड़ी 1 जो है वो मेल खाती है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। इसे 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में बनाया गया था और 1988 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया था। 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 37वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। यह पार्क पश्चिमी घाट में स्थित है। ये आपको बात हो रही है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और ये आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। नागरहोल मैसूर कोडागु कर्नाटक में फैला हुआ है जो 847.981 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। इसके बाद बात करते हैं जोड़ी 2 जो है वो सही ढंग से मेल खाती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और 42,996 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ के मैदान में सबसे बड़ा अछूता प्रतिनिधि क्षेत्र है। जोड़ी 3 सही ढंग से मेल नहीं खाती। होलोंगो पार्क गिब्बन अभयारण्य का नाम 25 मई 2004 को बदला गया, जिससे पहले गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य का या होलोंगो पार्क रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था। यह भारत के असम के जोरहाट जिले में स्थित सदाबहार वन का एक अलग संरक्षित क्षेत्र है। होलोंगो पार्क गिब्बन अभयारण्य भारत में एकमात्र होलोंग गिब्बन पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र निशाचर प्राइमेट बंगाल स्लो लॉरिस यहाँ पाए जाते हैं। जोड़ी 4 जो है सही ढंग से मेल खाती है। पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में 1012 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐतिहासिक रूप से इसे विभिन्न स्तरों पर संरक्षण मिला हुआ है, जिसकी शुरुआत 1882 में
आरक्षित वर्ग के रूप में हुई थी। 1978 में एक वन्य अभयारण्य और 2008 में एक एकीकृत उद्यान के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। यह पार्क गोदावरी नदी में बाएं और दाएं किनारे पर स्थित है और पूर्वी घाट की पापी गोंडा पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्राम न्यायालय ऑप्शन नंबर 1 आता है राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा कहता है ग्राम न्यायालयों को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है, जिसके पास गांव स्तर पर छोटे मोटे विवादों को निपटाने के लिए सिविल और आपराधिक दोनों तरह के अधिकार क्षेत्र होते हैं। तीसरा है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पूरे भारत में लागू है, केवल 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों को छोड़कर। ऊपर दिए कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 2 सही हैं। पहला ऑप्शन जो है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अनुसार ग्राम न्यायालय ग्राम पंचायत में स्थापित ग्राम न्यायालय करने के लिए व्यवहार्यता के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी न्याय प्रणाली को बढ़ावा देने और आंशिक और अन्य क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए ज्ञान की बात करता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली का त्वरित आसान पहुंच के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया गया था। कथन 1 सही है, कथन 2 जो है सही है, कथन 3 सही नहीं है। कथन 1 राज्य सरकारों को उचित परामर्श के बाद प्रत्येक पंचायत में मध्यवर्ती स्तर पर या किसी जिले स्तर पर पंचायतों के समूह में या अधिक न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है। अधिनियम ग्राम पंचायतों की स्थापना को अनिवार्य नहीं बनाता है, तो याद रखिएगा अनिवार्य नहीं बनाता है। कथन 2 जो है वो सही है, ग्राम न्यायालय को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है, जिसके पास गांव स्तर पर छोटे मोटे विवादों को निपटाने के लिए सिविल और आपराधिक दोनों क्षेत्राधिकार होते हैं। 3 जो है वो सही नहीं है। यह अधिनियम नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे राज्यों भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। तो 3 राज्यों नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है वो शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिरन सर्विडे परिवार से संबंधित है, जबकि मृग आर्टियोडैक्टोला ऑर्डर के तहत बोविडे परिवार से संबंधित है। हिरन के सींग सालाना झड़ते हैं, मृग के सींग अस्थायी होते हैं। नीलगाय और चौंधिया मृग के उदाहरण है, जबकि काला हिरन, चिंगार हिरन के उदाहरण है। ऊपर कितने सही हैं? तो ये आपको हो जाएगा 1 और 3 सही है। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की मृत्यु पूरे सप्ताह चिंगारा खबरों में रहा। वर्गीकरण स्वीडिश काल न्यूज द्वारा जीवन रूपों को वर्गीकृत करने के लिए शुरू की गई प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत हिरन और मृग दोनों किंगडम एनीमिया का हिस्सा हैं। हाथी में आर्टियोडैक्टोल है, जिसका अर्थ है कि वे खुरे वाले जानवर हैं और अपने शरीर का अधिकांश वजन अपने पैर के 2 या 2 से 4 पंजों पर डालते हैं, जो खुलकर बनाते हैं, लेकिन दोनों आर्टियोडैक्टोल ऑर्डर के तहत अलग अलग परिवारों से संबंधित है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।